हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग नगर पालिका सेवा परीक्षा जिसका री एग्ज़ाम हुआ था 24 दिसंबर 2023 का, उसका हम लोग जनरल जीएस, साइंस और मैथ का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि झारखंड सीजीएल या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीएस या साइंस रहता हो उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं नगर पालिका री एग्ज़ाम जिसका एग्ज़ाम हुआ था 24 दिसंबर को। पहला क्वेश्चन, जो कि पहले हम लोग जीएस देखेंगे, फिर साइंस, उसके बाद मैथ का भी सॉल्यूशन देखेंगे। पहला, भारत में शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? तो भारत में शांति काल का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वह है अशोक चक्र। शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र। जबकि अगर यही वाला युद्ध काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछा जाता तो उसका आंसर होता परमवीर चक्र। लेकिन यहाँ शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार पूछा गया है, जो कि ऑप्शन सी में है, अशोक चक्र, यानी ऑप्शन सी होगा। दूसरा, कर्नाटक के किस जिले में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो कि हम्पी कर्नाटक में स्थित है या विजयनगर जिला में स्थित है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन विजयनगर दिया हुआ नहीं है। तो यह क्वेश्चन या तो इसे रद्द कर दिया जाएगा या फिर सबों का इसका आंसर सबको मार्क्स दिया जाएगा इसमें। कर्नाटक के किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर है? तो इसका आंसर होगा रियल में विजयनगर जिला, जो कि विरूपाक्ष मंदिर स्थित है हम्पी में, जो कि विजयनगर जिला में आता है। 103 इनमें से कौन एक निर्दलीय उम्मीदवार था जिसने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्य किया है वह है मधु कोड़ा, यानी ऑप्शन ए। बाकी जितने भी दिए हुए ऑप्शन सब झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मधु कोड़ा जो कि 18 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक झारखंड का प्रथम निर्दलीय उम्मीदवार थे, जो कि मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। अर्जुन मुंडा कुल 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं, 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005, फिर 12 मार्च 2005 से 18 सितंबर 2006 और 11 सितंबर 2010 से 17 जनवरी 2013 तक, यानी अर्जुन मुंडा 3 कार्यकाल। हेमंत सोरेन अभी वर्तमान कार्यकाल को लेके ये भी 2 बार, पहली बार 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक, और अभी 28 दिसंबर 2019 से अभी वर्तमान जारी है इनका कार्यकाल। शिबू सोरेन ये भी झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सर्वाधिक बार अर्जुन मुंडा 3 बार और शिबू सोरेन 3 बार। झारखंड के सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ही रहे हैं, मात्र 10 दिन, 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 ये इनका पहला कार्यकाल था। फिर 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 इनका दूसरा कार्यकाल, और 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 इनका तीसरा कार्यकाल था। चौथा, मधुमक्खियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों का वैज्ञानिक अध्ययन ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है एपियोलॉजी, वो होगा आंसर, यानी मधुमक्खियों का वैज्ञानिक अध्ययन एपियोलॉजी कहलाता है। बाकी और भी जो ऑप्शन है उसका भी हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, जिसे मानव शास्त्र बोलते हैं, इसमें सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी का इसमें अध्ययन किया जाता है, यानी मानव के जो सिस्टमेटिक स्टडी है उसके बारे में इसमें जानकारी प्राप्त किया जाता है। एंथोलॉजी, इसमें अ कलेक्शन ऑफ लिटरेरी पीसेस बाय वेरियस डिफरेंट ऑथर्स, यानी इसमें लिटरेसी से संबंधित जो भी कलेक्शन है विभिन्न लेखकों का, उसके बारे में इसका अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। और एनालॉजी में, जिसका मीनिंग होता है एग्रीमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंस इन डिटेल्स, एनालॉजी का मीनिंग। 5वां विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 में झारखंड को जो पुरस्कार मिला था वह किसके द्वारा मिला था? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को मनाया जाता है, इसमें 2022 में जो झारखंड को पुरस्कार मिला था वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिला था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जो इस साल वर्ल्ड हेल्थ डे दिवस जो मनाया गया 7 अप्रैल को, उसका थीम था द जर्नी ऑफ
जर्नी टू अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 का थीम है द जर्नी टू अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है यूनेस्को, उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। छठा, एल्गोलॉजी किसके अध्ययन का है? तो एल्गी या फिर एल्गोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो एल्गी या फिर एल्गोलॉजी अध्ययन व शैवाल का अध्ययन कहलाता है। बाकी कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है। वायरस या फिर विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी या फिर विषाणु विज्ञान। वनस्पति का जो अध्ययन करते हैं बॉटनी, उसका हम लोग वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। तो 106 का आंसर हो जाएगा एल्गी, यानी एल्गोलॉजी के अंतर्गत हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं, यानी शैवाल विज्ञान, ऑप्शन सी। 107, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से सभी प्रकार के कृषि और ग्रामीण विकास गतिविधियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम कर रहा है? तो वह है नाबार्ड, यानी ऑप्शन सी। अब हम लोग जो भी ऑप्शन दिया हुआ है एफसीआई, आईडीबीआई और नाबार्ड और आईसीआर, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। एफसीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना हुआ था 14 जनवरी 1965 को, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। दूसरा, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1964 को इसका स्थापना हुआ था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। नाबार्ड, जो कि पूछा हुआ था, आंसर यही होगा। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ था आईसीएआर, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सारा कहीं ना कहीं पूछा हुआ भी है फुल फॉर्म। इसका स्थापना हुआ था 16 जुलाई 1929 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। 8वां, इनमें से कौन सा आर के नारायण की कृति नहीं है? तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स और द गाइड आर के नारायण का कृति है। बाकी कुल्ली आर के नारायण का कृति नहीं है। कुल्ली जो कि मुल्क राज आनंद का कृति है, और इनका और भी मुल्क राज आनंद का और भी जो कृति है वह है कन्फेशन ऑफ अ लवर, फिर द डेथ ऑफ अ हीरो और द बिग हार्ट, ये मुल्क राज आनंद का कृति है। आर के नारायण के बारे में यहाँ 3 बुक दिया हुआ है, इसके बारे में और भी बुक हम लोग जान लेते हैं। तो द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर, द डार्क रूम, माई डेज, मालगुडी डेज, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वेटिंग फॉर महात्मा, द रामायण आर शॉर्टेंड मॉडर्न और द महाभारत आर शॉर्टेंड मॉडर्न, इनके कुछ महत्वपूर्ण बुक का नाम है। 9वां, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो बुद्ध के पिता का नाम है वह है शुद्धोधन, यानी ऑप्शन बी। बाकी बुद्ध के अगर बचपन का नाम पूछा जाए तो वह होगा सिद्धार्थ, और जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है वर्धमान, ये महावीर स्वामी का बचपन का नाम था। तो यहाँ पे बुद्ध पूछा हुआ है, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उनके पिता का नाम शुद्धोधन है। 110, कौन सा राज्य पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का अनुसरण करता है? तो जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ना मेमी इसका शॉर्टकट ट्रिक है। ये तीनों राज्य है जो कि पंचायती राज प्रणाली का अनुसरण नहीं करता है। तो यहाँ विकल्प में जो है, विकल्पों में से कोई नहीं, ये होगा आंसर। अब यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो कि राजस्थान से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे जो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है 1957 में अशोक मेहता की समिति द्वारा, और त्रिस्तरीय पंचायती बलवंत राय मेहता के द्वारा 1977 के थ्रू। पंचायती राज जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के थ्रू इसे लाया गया था, और इसी में अगर नगर पालिका पूछा जाता तो 74वां संविधान संशोधन 1992। पंचायती राज
24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। 111 फुटबॉल प्रीमियर लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फुटबॉल प्रीमियर लीग की स्थापना 1992 में हुआ था। यानी ऑप्शन ए। 12 ईटानगर किसकी राजधानी है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। यानी ऑप्शन डी। बाकी असम का राजधानी दिसपुर, हरियाणा का चंडीगढ़, मणिपुर का इम्फाल। 113 भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पंचवर्षीय योजना जिसकी शुरुआत 1951 को हुआ था। यानी ऑप्शन सी। पंचवर्षीय योजना जो कि रूस से लिया गया है। पहला जो पंचवर्षीय योजना था वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था 1951 से 56, और दूसरी पीसी महालनोबिस 1956 से 61, तीसरा 1961 से 66, फिर योजना अवकाश था 66 से 69 के बीच, फिर 69 से 74, फिर 74 से 78, एक साल यहाँ पे कम हुआ था, फिर 78 से 80 योजना अवकाश था, फिर 80 से 85, फिर 85 से 90, फिर 90 से 92 योजना अवकाश था। और जो अभी योजना आयोग पंचवर्षीय योजना था उसके जगह पे अब नीति आयोग लाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया था। योजना आयोग जो कि योजना आयोग 2015 में इसे बंद कर दिया गया था। इसके जगह पे नीति आयोग लाया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके भी हेड पीएम होते हैं योजना आयोग के जैसे ही। 114 झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 2000 में किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे? तो जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, देश के 28वें राज्य के रूप में बिहार के दक्षिणी भाग 45.8% भूभाग को लेके उस समय बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। इन्होंने उस समय विधानसभा का सदस्य नहीं था, परंतु रामगढ़ उपचुनाव में चुनाव जीतकर ये निर्वाचित हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रामगढ़। 115 कांची नदी जो रांची जिले में बहती है, रांची के किस कस्बे से के मध्य से होकर गुजरती है? जो कस्बे को 2 भागों में विभाजित भी करता है। तो कांची नदी सोनाहातू से गुजरती है, यानी ऑप्शन ए। 116 DFEC का पूर्ण रूप क्या है? तो DFEC का पूर्ण रूप है वह है ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है सो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट, यानी ऑप्शन सी। 17 विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसे भारत ने सितंबर 2023 में लॉन्च किया उसे क्या कहा जाता है? तो विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसे भारत ने सितंबर 2023 में लॉन्च किया है उसे आरोग्य मैत्री क्यूब नाम दिया गया है, यानी ऑप्शन बी। 18 भारत सरकार ने सितंबर 2023 में किसकी बिक्री के लिए सख्त नियम लागू किया है? तो सिम कार्ड के बिक्री के लिए भारत सरकार ने सितंबर 2023 में बिक्री के लिए सख्त नियम लागू किया है, यानी सिम कार्ड। 119 टाना भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति ने भागीदारी प्राप्त की? तो टाना भगत आंदोलन जो कि जत्रा भगत द्वारा शुरू किया गया था अप्रैल 1914 में। ये गुमला के निवासी थे जो कि उराव जनजाति से संबंधित थे, यानी जो भागीदारी होगा वह होगा उराव जनजाति, यानी ऑप्शन डी। 120 लौह और इस्पात निर्माण के लिए झारखंड के किस स्थान को जाना जाता है? तो लौह और इस्पात निर्माण के लिए झारखंड का एक जो फेमस जगह है वह है जमशेदपुर, जिसका यहाँ पे 1907 में दोराबजी टाटा द्वारा साक्षी और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर भारत का प्रथम इस्पात कारखाना का स्थापना किया गया था टाटा टिस्को के नाम पर, जिसे 2005 में इसका नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है। टिस्को जब उस समय था तो उसका फुल फॉर्म था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, अभी इसका नाम चेंज करके 2005 में टाटा स्टील कर दिया गया है। तो फ्रेंड ये था जीएस का क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सामान्य विज्ञान का जो क्वेश्चन था उसको। पहला है निम्नलिखित में से कौन नीला लिटमस पट्ट को लाल कर देता है? तो नीला लिटमस पट्ट को लाल जो करता है वह एसिड करता है, यानी अम्ल। नीला लिटमस पट्ट को जो लाल कर देता है वह एसिड करता है, और लाल लिटमस पट्ट को नीला जो करता है वह क्षार करता है। तो यहाँ पूछा है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है वह है सिरका, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH।
और भी जो दिया हुआ है उसका भी फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं। चूने का पानी CaOH होल ट्वाइस, बेकिंग सोडा NaHCO3 आणि सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O आणि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 142 नंबर, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या है, यानी कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, जिसका खोज सबसे पहले कैवेंडिश ने किया था। जी का मान का वैल्यू कैवेंडिश ने बताया था सबसे पहले। 43, पानी में अंडे का एल्ब्यूमिन क्या बनाता है, तो पानी में अंडे का एल्ब्यूमिन कोलाइडी विलयन बनाता है, यानी ऑप्शन बी। छठा, आपतन कोण सदैव, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका यह नियम स्नेल ने दिया था। इसका होता है फॉर्मूला sin I इक्वल टू sin R, यानी स्नेल्स लॉ के अनुसार। 145, बार बार होने वाला परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की दृढ़ता उत्पन्न होती है, जो कि बड़े सभागारों या फिर हॉलों में पाई जाती है, क्या कहलाती है, तो उसको हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं, यानी अनुरणन। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। 146, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जबकि सबसे छोटा बुध। 147 न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 148, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्यतः वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, तो वर्षा ऋतु में जो फसल उगाई जाती है वह है धान, जिन्हें खरीफ फसल भी बोला जाता है। तो फ्रेंड, ये था जीएस और साइंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। मैथ का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको संक्षेप में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन के साथ। इसमें 1 से 100 तक टेक्निकल पेपर का एग्जाम था, और बाकी 100 से 150 के बीच में 20 क्वेश्चन जीएस का था। उसमें कुछ 3-4 क्वेश्चन झारखंड का था, बाकी 20 क्वेश्चन जनरल मैथ का था और 10 क्वेश्चन जनरल साइंस का। अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है 121 नंबर का सीरियल वाइज में, इसमें वर्ग और आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ था और आयत की दोनों भुजाएं दिया हुआ था, तो उसके वर्ग और आयत के परिमाप का क्या अंतर होता है वो पूछा हुआ था। तो यहाँ पे दिया हुआ था, यानी वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर इक्वल टू एल इंटू बी, तो यहाँ से 18 गुना 8 करेंगे तो 144 हो जाएगा, यानी वर्ग का भुजा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब दोनों का परिमाप का अंतर निकालेंगे, यानी आयत का परिमाप का अंतर माइनस वर्ग का परिमाप का अंतर, तो इसका सॉल्व करेंगे तो 4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था उसमें था कि दो संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो उसका योग 50 होगा, और दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम को जोड़ेंगे तो उसका योग 1/12 होगा, तो दोनों संख्याएं क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं a प्लस बी, दो संख्या लेते हैं, दोनों का योग 50 दिया हुआ है, और 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/12। इसे हम लोग देखेंगे तो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी इंटू 12 इक्वल टू ए बी हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का वैल्यू बैठाएंगे तो ए बी इक्वल टू 600 होगा। तो यहाँ ऑप्शन से हम लोग देख लेंगे कि कौन दो संख्या को गुना करने पर 600 वैल्यू आ रहा है, तो ऑप्शन सी से, यानी वो दोनों संख्या हो जाएगा 20 और 30। 123वां नंबर, वृत्ताकार तार का रेडियस दिया हुआ है, उसको मोड़कर आयत बनाया जाता है, तो तार का जो लंबाई हो जाएगा वही आयत का परिमाप हो जाएगा। तो वहाँ से, और आयत का जो लंबाई और चौड़ाई उसका रेशियो दिया हुआ है, तो वहाँ से सॉल्व करेंगे तो यानी 2πr इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। वृत्त का परिमाप 2πr और आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो वहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 22 सेंटीमीटर आएगा, और l यानी 5x, तो 22 बचे 110 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा आयत का। 24वां, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ था, y अक्ष के समांतर 2-3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर x अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण निकालना हो तो वहाँ पे x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और y का वैल्यू b, यानी जो दिया हुआ रहेगा वह हो जाएगा उसका इक्वेशन। और यहाँ पूछा है y अक्ष के समांतर, तो वहाँ पे
वाई अक्ष के समांतर में यानी वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा और एक्स का वैल्यू हो जाएगा जो दिया हुआ हो सो इक्वेशन में हो जाएगा x इक्वल टू के। तो यहाँ पूछा है वाई अक्ष के समांतर, तो वाई अक्ष के समांतर 2 - 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण x इक्वल टू के, तो x का वैल्यू 2 हुआ था यानी x इक्वल टू 2 हो जाएगा यानी ऑप्शन सी। 25 न्यूनतम संख्या जिसे एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 6300 से गुना किया जाना चाहिए वह क्या है। तो हम लोग एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ पे 9 गुने 100 गुने 7, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और 100 का 10 और 7 एक है तो एक साथ और चाहिए यानी न्यूनतम संख्या जिसे 6300 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा वह होगा 7। 26 यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ था 2508 यानी 2508 को जब 12.54 से भाग देंगे और x को 11 से जोड़ेंगे, x को 11 से गुना करेंगे, इसे उसको जोड़ेंगे तो 200 प्राप्त होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल टू 15/17, तो ट्रिपलेट यहाँ पे निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 15/17 तो नीचे आधार 8 हो जाएगा। अब कॉट थीटा पूछा हुआ था तो कॉट थीटा हो जाएगा b/l यानी आधार बटे परपेंडिकुलर हाइट यानी ऊंचाई, तो आधार बटे लंब यानी 8/15, इसका वैल्यू हो जाएगा कॉट थीटा। अगला क्वेश्चन था अगर x² प्लस ax प्लस b को x प्लस 3 से अगर भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर -1 आता है। फिर x² प्लस bx प्लस a को x - 3 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 39 आता है। तो a प्लस b का वैल्यू क्या होगा, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो फ्रेंड हम लोग जीएस थोड़ा इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं, लेकिन जो मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ था वो अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ था। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि किसी को अगर x प्लस 3 से गुणनखंड करेंगे और उसे भाग देंगे तो कहीं ना कहीं उसका वह गुणनखंड होगा यानी x प्लस 3 जो दिया हुआ इक्वेशन उसका गुणनखंड होगा। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -3 लेकर उसको सॉल्व करेंगे और रिमाइंडर वाला उधर बचा के, तो यहाँ x² प्लस ax प्लस b, तो यहाँ x की जगह -3 का स्क्वायर प्लस -3a प्लस b इक्वल टू रिमाइंडर -1 दिया हुआ था। यहाँ से इक्वेशन एक लाएंगे तो 3a - b इक्वल टू 10 आएगा। सेम दूसरा वाला इक्वेशन में भी x - 3 उसका भाज्य दिया हुआ था भाजक, तो x - 3 यानी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। यहाँ से फिर बैठाएंगे तो a प्लस 3b इक्वल टू 10। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ a और b का वैल्यू आ जाएगा, a का 6 b का 8, तो यानी दोनों का सम पूछा था तो 8 और 6 14 हो जाएगा इसका आंसर। 129 ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका कॉन्सेप्ट जो छुपा हुआ है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखा दिया हुआ है 3, उसका कंकरेंट है वह रेखा, तो उसमें एक का वैल्यू पूछा हुआ है a, वो निकालना था। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर 3 रेखाएं y इक्वल टू m1 x प्लस c1, y इक्वल टू m2 x प्लस c2 एंड y इक्वल टू m3 x प्लस c3 समवर्ती यानी कंकरेंट हो, तो उसमें जो उसका एक इक्वेशन होता है वह होता है कि m1 इंटू c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 इंटू c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा, तो 4y इक्वल टू -3x -1, y का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे। पूरा इक्वेशन से जो दिया हुआ था जो कॉन्सेप्ट उसके अनुसार से बैठा के सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू 5 आएगा। अगला है 4x/5 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर पूछा हुआ था, इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर के अनुसार। अब साइन 780 डिग्री इंटू साइन 420 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री और कॉस इंटू कॉस 300 डिग्री का वैल्यू पूछा हुआ था। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में पाई यानी 90 180 और पाई/2 यानी 90, 180 के मल्टीपल पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया रहता है उसका वैल्यू चेंज नहीं करता है, जबकि पाई/2 के मल्टीपल में जो ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन का वैल्यू रहता है वह चेंज करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट का,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। बाकी अगर इन समों के अलावा जब किसी का वैल्यू इधर उधर होगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 780 को 4 इंटू पाई मतलब 180 और पाई/2 इक्वल टू 90, तो 180 गुने 4 यानी 720 प्लस 60, तो ये लेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हुआ है देख लीजिएगा। इसका सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1/2। चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई दिया हुआ है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था, तो आधार और ऊंचाई देने पर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता हुआ आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 48 गुने 32 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वैल्यू। आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है, कितना भुजा होगा वह बहुभुज का निकालना था 133 में। तो आंतरिक कोणों का कुल योग हम लोग जानते हैं कि 2n-4 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू जो वैल्यू दिया हुआ रहता है सो यहाँ n इक्वल टू भुजाएं की संख्या होगा। सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 14 निकलेगा। अब 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 वैल्यू दिया हुआ है अगला क्वेश्चन में, तो 8 का पावर x बटे 2 का पावर y का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ 8x है, इसको 2 का पावर 3x बटे 2y नीचे है तो y ऊपर चल जाएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई का वैल्यू 5 दिया हुआ है तो 2 का पावर 5 हो जाएगा यानी 32। 35 में एक ट्रिपलेट त्रिभुज दिया हुआ था जिसका 7 24 उसका बेस और परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ था, जबकि हाइपोटेनस यानी कर्ण दिया हुआ था 25। तो त्रिभुज के परिधि के बाहर जो वृत्त बनेगा उसका बाह्य वृत्त का त्रिज्या निकालना था। तो बाह्य वृत्त का त्रिज्या होता हुआ हाइपोटेनस का आधा होता है यानी कर्ण का आधा, तो 25/2 12.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 36 था आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो उसका परिमाप निकालना था। तो यहाँ पे अगर लंबाई को हम लोग चौड़ाई को 20x लेते हैं तो लंबाई 15% अधिक तो 23x हो जाएगा। अब हम लोग पर 20x गुने 23x स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा यानी लंबाई 23 और चौड़ाई 20 हो जाएगा। इसका दोनों का परिमाप निकालेंगे यानी आयत का परिमाप जब निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना 23 प्लस 20 यानी 43 और 2 86 हो जाएगा इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन था वो दिया हुआ था 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5 और x का वैल्यू है 0 डिग्री से इक्वल या फिर बड़ा और 90 डिग्री से इक्वल या छोटा, तो 10x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उससे हम लोग इक्वेशन में बैठा के सॉल्व करेंगे तो 10x का वैल्यू आ जाएगा ±√3। तो यहाँ पे प्लस में लेंगे तो 160 डिग्री हो जाएगा और माइनस में लेंगे तो 120 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ चूंकि पूछा था कि x 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा दोनों का, तो यहाँ पे एक ही आंसर हो जाएगा यानी x इक्वल टू 60 डिग्री। 38 एक ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। एक आयत दिया हुआ है जिसका 3 साइड का उसका ज्यामितीय निर्देशांक दिया हुआ था, उसका डायगोनल का लेंथ निकालना था। तो डायगोनल का लेंथ हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं कि आयत का जो लेंथ डायगोनल होता है यानी विकर्ण वो दोनों मिड पॉइंट पे कट करता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग सी का जो निर्देशांक नहीं दिया हुआ उससे हम लोग उसका निर्देशांक निकाल लेते। तो सी का निर्देशांक निकला 5 और 3। अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से डायगोनल या तो ए बी या फिर सी डी किसी किसी एक का निकाल लेंगे तो दोनों का इक्वल हो जाएगा डायगोनल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो √34 आ जाएगा इसका आंसर। 139 दो संख्याओं का योग दिया हुआ था 20 और दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ था 60 और a माइनस बी निकालना था। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो a 14 निकलेगा, b 6 निकलेगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 8 हो जाएगा। 140 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, पतंग जो कि 100 मीटर लंबी डोर के साथ 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही है तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री वाला में जो रेशियो होता है tan थीटा का
वो बेस में √3 हो जाता है, परपेंडिकुलर हाइट में 1 हो जाता है और हाइपोटेनस में 2 रेशियो हो जाता है। तो 2 रेशियो का वैल्यू 100 दिया हुआ है, तो 1 रेशियो का वैल्यू निकालना था, तो उसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर। तो फ्रेंड ये था नगर पालिका जिसका री एग्जाम हुआ था 24 दिसंबर 2023 का। उसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैथ, जीएस और साइंस का सॉल्यूशन देखे। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं, प्लीज़ जो भी चैनल में नए होंगे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। जय हिंद।